जय हिंद। 70s का दौर, जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में एक टसल देखने को मिलता था और ये टसल आर्टिकल 368 के इंटरप्रिटेशन को लेकर के था। पार्लियामेंट का कहना था कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट अपने गोलकनाथ जजमेंट में कहती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। ये टसल लगातार सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच चलता रहा था। इसके बीच कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुए, 24th, 25th, 42nd। इन सभी पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल बेंगलुरु स्थित एक टेक्सटाइल मिल था। इसके अगर बैकग्राउंड में जाते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे कि मिनर्वा मिल की जो टेक्सटाइल मिल है, इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, काफी डाउनफॉल हो रहा था इस टेक्सटाइल मिल में। और इस दौरान पे ये नेशनलाइजेशन का एक दौर था जहां पे कंपनीज को एक्वायर की जाती, नेशनलाइज की जा रही थी, बैंकों के भी नेशनलाइजेशन हो रहे थे। इस दौरान अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951 पार्लियामेंट ने एक कमिटी एस्टैब्लिश की टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द मिनर्वा मिल। और पार्लियामेंट की ये जो कमिटी है, कमिटी ने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट के आधार पे ये देखा गया कि मिनर्वा मिल जो है, इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब हो रही है, डाउनफॉल ज्यादा हो रहा है। अब यहां पे पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती, सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974। ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट टेक्सटाइल कंपनीज को जिसमें डाउनफॉल ज्यादा हो रहा है, ऐसे कंपनीज को एक्वायर कर रही, उसको नेशनलाइज कर रही। अब प्रॉब्लम ये था, यहां पे जो टेक्सटाइल कंपनी है यानी मिनर्वा मिल कंपनी जो है, ये एक पिटीशन फाइल करती है क्योंकि पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया था नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टू एक्वायर द मिनर्वा मिल। इसके अगेंस्ट मिनर्वा मिल के द्वारा एक केस फाइल की जा रही है, जिसको आगे चल के कहा गया मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये दौर था जहां पे नेशनलाइजेशन को प्रायोरिटी दी जा रही थी, गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइजेशन को प्रायोरिटी दी जा रही थी। और यहां पे एक और प्रॉब्लम था, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी को प्रमोट की जा रही थी और डीपीएसपी को जब प्रमोट की जा रही थी तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स की में मॉडिफिकेशंस हो रहे थे, फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहा था। और इसको लेकर के, इस नेशनलाइजेशन को लेकर के मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी काफी न्यूज में रहती थी। और इस दौरान 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया गया। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 31C ये कहता है कि अगर डीपीएसपी यानी आर्टिकल 39B और C को अमेंड, अगर उसमें उसके लिए कुछ लॉज लाए जा रहे हैं, कुछ एक्ट बनाए जा रहे हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसकी अगर वायलेट होता है तो भी उस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं की जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे डीपीएसपी को प्रमोट की जा रही है और फंडामेंटल राइट को अंडरमाइन की जा रही है। जबकि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड किया गया, केशवानंद भारती जजमेंट में इसको वैलिड किया गया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मेजर चेंजेस यहां पे किए गए। यहां पे मेजर चेंजेस अगर मैं बात करूं इस केस से रिलेटेड तो 31C में ही किया गया। 31C जिसको 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने देखा है, उसको एक्सटेंड किया गया और इस हद तक एक्सटेंड किया गया, यहां पे कहा गया कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को, किसी भी डीपीएसपी को अगर इंप्लीमेंट की जा रही है और अगर फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन होता है तो भी उसे इनवैलिड नहीं की जाए। अगर आप कंपेयर करें तो 25th में सिर्फ आर्टिकल 39B एंड 39C की बात की गई, लेकिन यहां पे एवरी सिंगल डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर
उनको इंप्लीमेंट की जा रही है और आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन होता है तो भी वो वैलिड होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखी गई यहां पे किसकी, डीपीएसपी को, मतलब डोमिनेट किया गया डीपीएसपी को ओवर द फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट क्योंकि गारंटीड राइट है। ठीक है, नाउ इसी के साथ आर्टिकल 368 में भी अमेंड की गई। आर्टिकल 368 में 368(4) एंड 368(5) को इंसर्ट किया गया और यहां पे आर्टिकल 368 के में जो अमेंडमेंट की गई, इसके तहत यह था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने के लिए, किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करेगी उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उस पर किसी भी तरह से उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे ऑन एनी ग्राउंड इन द कोर्ट, और पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर, यहां पे पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दी गई ना। अब हमारे पास क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन हो रहे हैं और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिनर्वा मिल केस में मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कितनी पावर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है, या ये पावर अनलिमिटेड पावर है कि किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड की जा सकती है। दूसरा बात कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के हम रिलेशन को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, या डीपीएसपी ज्यादा डोमिनेंट होगा फंडामेंटल राइट से, जबकि अगर हम चंपाकम दुराई राजन केस देखें तो वहां पे कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो प्रिवेल करेगा कंपेयर टू द डीपीएसपी। लेकिन यहां पे अगर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं तो यहां पे तो हम देख रहे हैं कि डीपीएसपी प्रिवेल कर रहा है। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा ना। तो हम बात करते हैं मिनर्वा मिल केस के जजमेंट पे, इसकी जजमेंट क्या रही। तो अगर आप मिनर्वा मिल केस के जजमेंट को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच के रिलेशन की, तो बहुत अच्छी रिलेशन एस्टैब्लिश यहां पे करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, यानी एक बैलेंस की यहां पे बात करता है, एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की यहां पे बात करता है। यहां पे कहता है कि दिस हार्मनी एंड बैलेंस between the fundamental right and directive principle is an essential feature of the basic structure of the constitution। और अगर हम इनमें से इनकी हार्मनी को, अगर हम किसी को प्रिवेल करते हैं, चाहे फंडामेंटल राइट हो या डीपीएसपी हो, किसी को अगर हम एक दूसरे के ओवर प्रिवेल करते हैं तो ये जो हार्मनी है, जो बैलेंस है, ये बैलेंस खराब हो जाएगा। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनका कोर है, ये बैलेंस जो है हमारे कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज हैं और ये हमारे इसेंशियल पार्ट है। तो इसको हमें मेंटेन रखना होगा, यानी हम किसी को सबऑर्डिनेट नहीं करेंगे, किसी को हम प्रिवेल नहीं करेंगे, दोनों के बीच एक बैलेंस हमें क्रिएट करनी हो। इसके लिए जो एक्सटेंडेड पार्ट है आर्टिकल 31C, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वो बैलेंस जो है, उस बैलेंस को, ये बैलेंस के अगेंस्ट बात कर रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पे आर्टिकल 31C के एक्सटेंडेड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 31C ओरिजिनल, जो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था, उसको नल एंड वॉइड नहीं की गई, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो उसको एक्सटेंड किया गया, उसका एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो एक क्वेश्चन था कि कितना एक्सटेंड है, क्या कितना पावर है पार्लियामेंट के पास, क्या पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है। तो यहां पे भी जो ये मैटर एब्सोल्यूट पावर वाली थी, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। हाँ, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि अगर केशवानंद भारती जजमेंट देखते हैं तो केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड द कोर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यहां पे एक कॉन्सेप्ट जो दिया गया था केशवानंद भारती जजमेंट में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, कि पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट की गई, केशवानंद भारती जजमेंट के तहत पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट की गई कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो भी कंटेंट्स होंगे, जो भी कोर वैल्यूज होंगे, उसको अमेंड नहीं कर सकता, उसको कर्टेल नहीं करेगा, वहां पे कर्टेल नहीं कर सकता, उसको डिमोलिश नहीं करेगा। ठीक है,
अब जुडिशियल रिव्यू, अब यहां पे जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया कि पार्लियामेंट के किसी भी लॉ पे जुडिशियल रिव्यू होगी। 9th शेड्यूल पे भी बात की गई कि 9th शेड्यूल में भी अगर ऐसे कोई प्रोविजंस हो जो कि फंडामेंटल, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा हो, तो वहां भी जुडिशियल रिव्यू होगी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये जजमेंट मिनर्वा मिल केस का रहा है ना, काफी फेमस केस रहा और कई सारी चेंजेस जो है हमें देखने को मिली इस केस के तहत। ठीक है, तो ये कंप्लीट केस रहा है, ये जजमेंट्स रहे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल विद्या लाइव ऑफिशियल, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे साथ, इसमें मेरी आईडी है, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, और आप इस पे जो पीडीएफ है इसके, आप पीडीएफ यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टेट पीसेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसेस, और आप चाहते हैं कि आपके पास एक कंप्रिहेंसिव कवरेज मिले, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक की इन डेप्थ एनालिसिस हो, तो उसके लिए आपको studyIQ.com को सर्च करना होगा। आपको StudyIQ के प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं, क्योंकि यहां पे StudyIQ जो है, StudyIQ के जो कोर्सेस हैं, जहां पे आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपके हर एक स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, हर एक स्टेट पीसीएस के लिए यहां पे ऑफर की गई है। वेट अ मिनट। तो बट आपको करना ये होगा कि एक बार गूगल पे जाकर के सर्च करना होगा, चाहे जिस ब्राउजर को आप यूज कर रहे हो वहां पे आपको सर्च करना होगा studyIQ.com। वहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप स्टेट पीसीएस के जो मेन पेज हैं वहां पे आप आ सकते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस लाइव जो एक्सप्लोर कोर्सेस है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक स्टेट पीसीएस के कोर्सेस आपको दिखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब पीसीएस हो। ठीक है, जो उड़ीसा पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, असम पीसीएस, पंजाब, जेएनके, यानी ईच एंड एवरी स्टेट पीसीएस के कोर्सेस आपको दिखेंगे। इस स्टेट पीसीएस कोर्सेस की फीचर ये है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एक इन डेप्थ एनालिसिस मिलती है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की। साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड की जाती है, क्रक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, क्योंकि मेंटरशिप आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस आपको चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। टेस्ट सीरीज, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इंटरव्यू गाइडेंस, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो कैसे हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो आप अगर यहाँ पे आप जिस स्टेट पीसीएस के को तैयारी कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, सपोज मैं यहाँ पे पंजाब पीसीएस को ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं पंजाब पीसीएस को। आप कहेंगे सर यहाँ पे प्राइस तो ज्यादा दिख रही है, और साथ में अगर आपको इसके पीडीएफ्स देखने हैं और भी डेमो वीडियोस देखने हैं, कोर्स कंटेंट देखना, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल है, यू कैन सर्च है। ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं। तो बाय नाउ करके यहाँ पे 2 ऑफर अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको एक कोड ओपन करना, कोड एंटर करना होगा, दैट इज विद्या लाइव। ये कोड जो है VIDYALIVE, इस कोड से आपको 2 फायदे हैं। एक तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये मेरा कोड है, यहाँ पे अगर आप इस कोड से आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चाहे पॉलिटी हो, IR हो, गवर्नेंस हो, ईच एंड एवरी सेक्शन में आई विल गाइड यू। ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हैं, आप मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कोड जो है आपको ध्यान रखना होगा। ये कोड है विद्या लाइव, VIDYALIVE। ठीक है, क्या करके आप बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।